Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 2nd of March 2023. First news है Lutyens bungalows RBI encroachments are forest in government's forest cover map. ICIJ ने इन्वेस्टिगेशन किया है। जो इंडिया लेग ऑफ इन्वेस्टिगेशन है ये इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा किया गया है। इस इन्वेस्टिगेशन में क्या फाइंडिंग्स रही हैं? इंडिया में डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, इंडिया में इलीगल लॉगिंग हो रही है। बेसिकली यहाँ पर ट्रीज़ को काटा जाता है और यहाँ पर इलीगल तरीके से टिम्बर को कलेक्ट किया जा रहा है। इस बारे में कहीं ना कहीं आइडिया था कि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, इलीगल लॉगिंग हो रही है, लेकिन और क्या फाइंडिंग्स रही हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर बात करें, इंडिया में जो रबर प्लांटेशंस है उसको रिकॉर्ड किया गया है कि ये यहाँ पर डेंस फॉरेस्ट है। ऐसे ही जो आरबीआई की बिल्डिंग है इसको फॉरेस्ट में कैटेगराइज कर रखा है, जो एम्स की बिल्डिंग है इसको फॉरेस्ट में कैटेगराइज कर रखा है, जो आईआईटी की बिल्डिंग है इसको फॉरेस्ट में कैटेगराइज कर रखा है, जो लुटियंस बंगलोज हैं इसको यहाँ पर फॉरेस्ट की कैटेगरी में कैटेगराइज कर रखा है। Deforestation incorporated the latest investigation by the International Consortium of Investigative Journalists spread across 27 countries. जो इंडिया लेग ऑफ इन्वेस्टिगेशन है ये इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा किया गया, has found that the story of India's forest is not just about large scale deforestation or illegal logging, it's also about the lack of official transparency on the status of the forest. एंड द ग्रोइंग टेंडेंसी, बेसिकली यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है नेचुरल फॉरेस्ट का, और ये कहा जा रहा है कि हम इसको कवर कर दे रहे हैं मैन मेड प्लांटेशन से। अगर हम यहाँ पर नेचुरल फॉरेस्ट की बात करें तो नेचुरल फॉरेस्ट यहाँ पर डाइवर्स होता है, बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है, कार्बन स्टॉक की तरह एक्ट करता है। अगर हम इसको प्लांटेशन से कंपेयर करें तो प्लांटेशन से यहाँ पर नेग्लिजिबल बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है। The Indian Express accessed and cross-checked a part of the geo-referenced forest cover data which the government since the 1980s, तो basically ये data 1980 से शेयर किया ही नहीं गया था with the media. These give a glimpse for the first time to what is categorized as forest. तो किसको आपने यहाँ पर forest की तरह categorize कर रखा है, ये इससे पता चला है। Over the last 10 years, 1611 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट इसको यहाँ पर डाइवर्ट किया गया है नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस के लिए, फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के लिए। Then there is the certification system that reveals several attempts of ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग क्या होता है? बेसिकली आप किसी चीज़ को सस्टेनेबल दिखा रहे हो लेकिन एक्चुअली ये सस्टेनेबल नहीं है। आई थिंक इस बारी प्रीलिम्स में क्वेश्चन था जिसमें ग्रीन वॉशिंग जो टर्म है उसका मीनिंग पूछा गया था। तो ग्रीन वॉशिंग क्या है? बेसिकली आप यहाँ पर फॉल्स तरीके से दिखा रहे हो, आप यहाँ पर दिखा रहे हो कि ये सस्टेनेबल है लेकिन एक्चुअली सस्टेनेबल नहीं है। While the forest getting diverted are often of very high quality, तो बेसिकली यहाँ पर जिस फॉरेस्ट को आप डाइवर्ट कर रहे हो नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, एंड इन्वेस्टिगेशन इनटू द कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन, और जो आप यहाँ पर एफॉरेस्टेशन कर रहे हो, बेसिकली जो आपने डाइवर्ट किया उसको कवर करने के लिए आप यहाँ पर जो एफॉरेस्टेशन कर रहे हो वो ऐसी जगह कर रहे हो जहाँ पर फॉरेस्ट ग्रो होने का प्रोस्पेक्ट ही नहीं है। तो बेसिकली आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? ग्रीन वॉशिंग कर रहे हो। आप सिर्फ यहाँ पर दिखावा कर रहे हो कि आप यहाँ पर एफॉरेस्टेशन कर रहे हो, एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जहाँ पर आप एफॉरेस्टेशन कर रहे हो, जहाँ पर आप कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन कर रहे हो, वहाँ पर फॉरेस्ट ग्रो हो ही नहीं सकता, उसका प्रोस्पेक्ट ही बहुत कम है। Then there is the certification system that reveals several attempts of greenwashing, ब्रांडिंग समथिंग एज सस्टेनेबल। एक्चुअली अगर वो सस्टेनेबल नहीं है उसके बाद भी आप उसको ब्रांड कर रहे हो कि ये यहाँ पर सस्टेनेबल है। इनसाइडर्स एडमिट फॉरेस्ट सर्टिफिकेशंस इन इंडिया आर अवेलेबल मच ईजियर देन इन द मोर डेवलप्ड कंट्रीज। और बाकी अगर हम यहाँ पर ऑडिटिंग की बात करें, इन्वायरमेंटल ऑडिट्स ऑफ फर्म्स और प्रोसेसेस, तो ऐसा देखा गया है बेसिकली यहाँ पर जिनके पास सर्टिफिकेशन है कि ये यहाँ पर सस्टेनेबल है, जब यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि ये भी यहाँ पर वायलेट कर रहे हैं प्रोविजंस को। एज मैनी एज 48 ऑडिटिंग फर्म्स वर आइडेंटिफाइड दैट हैड डिक्लेयर्ड एज सस्टेनेबल द फंक्शनिंग ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट कंपनीज, लेकिन एक्चुअली ये जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट कंपनीज थी ये सस्टेनेबल है ही नहीं। दैट हैड बीन चार्ज विद अ रेंज ऑफ वायलेशंस, लॉगिंग इन प्रोटेक्टेड रिजर्व्स, इसके अलावा फेक परमिट्स को यूज़ कर रहे हैं, इलीगली हार्वेस्टेड टिम्बर को ये इम्पोर्ट कर रहे हैं। फिर यहाँ पर म्यांमार के बारे में बताया गया है, तो इंडिया ने बैन नहीं किया है इंपोर्ट ऑफ द मच सॉट आफ्टर टीक फ्रॉम म्यांमार, और बेसिकली यहाँ पर इंडिया जो है इसको इंपोर्ट करता है। और अगर हम रियलिटी में देखें तो बेसिकली क्या होता है, रियलिटी में यहाँ पर स्मगलिंग हो रही है टीक की फ्रॉम म्यांमार, तो टीक की स्मगलिंग हो रही है फ्रॉम म्यांमार। ये सब कुछ यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन से पता चला है, इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट पेज पर भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है इंडिया कैन बी इनोवेशन हब फॉर वर्ल्ड। तो बिल गेट्स ने यहाँ पर कुछ बातें कही हैं जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इन्होंने एक वर्ड का यूज़ किया है, ग्रीन प्रीमियम। ग्रीन प्रीमियम क्या होता है?
तो फॉर एग्जांपल अगर आप कोई प्रोडक्ट ले रहे हो जो कि सस्टेनेबल है तो वो ज़्यादा महंगा होगा। अब आप ये कह सकते हो कोई बात नहीं, महंगा है लेकिन एनवायरमेंटली सस्टेनेबल है तो आप इसको ले सकते हो, लेकिन आप एक प्रोडक्ट ऐसा ले सकते हो, लेकिन आप डेली ऐसे प्रोडक्ट्स को अफोर्ड नहीं कर सकते हो। और अगर हम यहाँ पर ग्लोबल लेवल पे बात करें तो इसकी कॉस्ट यहाँ पर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स हो जाएगी। तो इतना यहाँ पर लोग अफोर्ड्स नहीं कर सकते, तो ज़रूरी है कि क्लाइमेट चेंज को लेकर यहाँ पर इनोवेशन करने की ज़रूरत है। तो ग्रीन प्रीमियम दैट कम्स विद प्रोडक्ट्स मेड विदाउट एमिटिंग ग्रीन हाउस गैसेस ही सेट। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर जेट फ्यूल बाय कर रहे हो जो कि ग्रीन है, तो ये आपको दोगुने दाम का पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू बाय सीमेंट विदाउट एमिशन, तो ये भी यहाँ पर दोगुने दाम का पड़ेगा। नाउ समवन कुड से कि क्लाइमेट यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप यहाँ पर एक्स्ट्रा कॉस्ट बेयर कर सकते हो। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया एक लोअर मिडिल इनकम कंट्री है, बेसिकली यहाँ पर कैपिटा इनकम $2000 के आसपास है। तो आप ऐसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हम यहाँ पर ज़्यादा पैसे देकर कोई चीज़ बाय करेंगे। बट सैडली दैट विल बी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स अ ईयर, और इसीलिए इनोवेशन करने की ज़रूरत है। ये ग्रीन प्रीमियम को कैसे कम किया जा सके इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है, इसके बारे में साइंटिस्ट को इनोवेशन करने की ज़रूरत है, ये इनका कहना है। नेक्स्ट यहाँ पर FCRA के बारे में है जो कि हम डिस्कस करेंगे एक्सप्लेन्ड पेज पर। अब हम चलते हैं आगे। NBDSA क्या है? न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी, जो कि सेल्फ रेगुलेटरी अथॉरिटी है जिसको कि सेटअप किया गया है बाय द टीवी न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि NBDSA क्या है। तो ये सेल्फ रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो कि सेटअप की गई है बाय टीवी न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स। नेक्स्ट है फॉर ट्रीज कट इन दिल्ली रेलवेज वांट्स टू कैरी आउट कॉम्पनसेटरी अफॉरेस्टेशन इन यूपी। तो दिल्ली में ये ट्रीज कट करेंगे लेकिन ये कॉम्पनसेटरी अफॉरेस्टेशन करना चाहते हैं यूपी में। यहाँ पर बात की गई परिवेश पोर्टल की। परिवेश पोर्टल किसके लिए है? तो इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लियरेंसेस के लिए है परिवेश पोर्टल। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि परिवेश पोर्टल किसके लिए है? तो परिवेश पोर्टल फॉर सबमिशन ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लियरेंसेस। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। VIP हाउसेस, RBI बिल्डिंग, एम्स, IIT और फॉरेस्ट ऑन फॉरेस्ट कवर मैप। द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि जिसकी रिपोर्ट यहाँ पर बायनियल आती है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया पब्लिशेस ओनली द एग्रीगेटेड डेटा इन इट्स बायनियल स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट्स, और जो डेटा है ये मीडिया को नहीं दिया जाता है। एंड प्रोवाइड्स जियो रेफरेंस्ड मैप्स फॉर पेमेंट ऑन द कंडीशन दैट द डेटा शुड नॉट बी गिवन टू मीडिया। तो ये डेटा यहाँ पर मीडिया को नहीं दिया जाता है। आपने अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट की फाइंडिंग्स को यहाँ तक कि याद भी किया होगा एग्जाम के लिए। द ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट को कैसे डिफाइन किया गया है? अगर हम यहाँ पर फाओ की डेफिनेशन देखें तो फाओ क्या कहता है कि फॉरेस्ट किसको कंसिडर किया जाएगा? एटलीस्ट 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड विद अ मिनिमम ऑफ 10% ट्री कैनोपी कवर। ठीक है, 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड होना चाहिए और 10% ट्री कैनोपी कवर होना चाहिए। लेकिन जो फाओ की डेफिनेशन है फॉरेस्ट की, इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है उस एरिया को जो कि अंडर एग्रीकल्चर या तो अर्बन लैंड यूज है। अब इंडिया की डेफिनेशन में प्रॉब्लम कहाँ आती है? तो हमारी डेफिनेशन यही है, एटलीस्ट 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड विद अ मिनिमम ऑफ 10% ट्री कैनोपी कवर। बट हम ये नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एग्रीकल्चर का भी एरिया है, उसको भी हम यहाँ पर कंसीडर कर लेंगे। तो दिस ब्रॉड डेफिनेशन, इंडिया की क्या डेफिनेशन है? तो वाइल द फाउ डज नॉट इंक्लूड एरियाज प्रीडोमिनेंटली अंडर एग्रीकल्चर और अर्बन लैंड यूज इन अ फॉरेस्ट, इंडिया काउंट्स ऑल 1 हेक्टेयर प्लॉट्स विद 10% कैनोपी कवर इररिस्पेक्टिव कि लैंड यूज यहाँ पर किस तरीके से हो रहा है, एग्रीकल्चर के लिए यूज हो रहा, अर्बन लैंड यूज है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको यहाँ पर फॉरेस्ट में ही काउंट किया जाएगा। और जिसकी वजह से हमारा फॉरेस्ट कवर इतना ज़्यादा दिखता है। दीज पैचेस मे लुक ग्रीन फ्रॉम द स्काई, लेकिन बेसिकली अगर आप बात करो ये एरिया एग्रीकल्चर यूज़ में है या तो अर्बन लैंड यूज़ में है, तो ये बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट नहीं करता होगा, तो एक्चुअली ये फॉरेस्ट नहीं है। तो दीज पैचेस मे लुक ग्रीन फ्रॉम द स्काई बट दे डू नॉट सपोर्ट अ फ्रैक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी वी एसोसिएट विद द फॉरेस्ट। देयर इज नो कंपैरिजन एट ऑल इन टर्म्स ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल कार्बन स्टॉक की तरह कितना काम कर सकता है? तो अगर हम इसकी बात करें तो ये बिल्कुल भी कार्बन स्टॉक की तरह काम नहीं कर सकता, बेसिकली नेग्लिजिबल यहाँ पर कार्बन स्टॉक की तरह काम करेगा। तो आप यहाँ पर इनपुट्स को ड्रेसअप करने की कोशिश करो, आप ये दिखाने की कोशिश करो कि आपका फॉरेस्ट कवर ज़्यादा है, जो कि एक्चुअली नहीं है। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच अ वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट प्लेटफॉर्म, इंडिया ने 1270 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट को खोया है 2010 से लेकर 2021 के बीच में। लेकिन अगर हम FSI की रिपोर्ट देखें, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की, तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट का ये कहना है कि एक्चुअली हमने यहाँ पर 2462 स्क्वायर किलोमीटर गेन किया है इन डेंस फॉरेस्ट एंड 21,762 स्क्वायर किलोमीटर इन ओवरऑल फॉरेस्ट कवर फॉर द सेम पीरियड। तो FSI यहाँ पर बात कर रहा है गेन किया है, जो यहाँ पर ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच है इसका कहना है कि इंडिया ने यहाँ पर खोया है। द नंबर,
गेम कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द FSI's ओरिजिन। तो 1980-82 के दौरान जो नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी थी, इसने ये एस्टिमेट किया था कि इंडिया में सिर्फ 14.10% फॉरेस्ट कवर है, और उसके बाद यहाँ पर बनाया जाता है FSI को। ओनली 2/3 ऑफ इंडियाज रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया इज फॉरेस्टेड टुडे, और उसमें से भी अगर हम डेंस फॉरेस्ट की बात करें तो सिर्फ 9.96% है। India ranked third globally in average net forest gain during 2010 to 2020, but questions are being raised कि हमारा डेटा कितना सही है। But questions are being raised on its forest data by independent experts. Basically हम यहाँ पर plantations को भी forest की तरह ही दिखा दे रहे हैं। This haphazard exercise of raising plantations and random green patches to compensate for forest, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि compensatory एफॉरेस्टेशन में क्या किया जा रहा है, बेसिकली आप ऐसे जगह फॉरेस्ट ग्रो करने की कोशिश कर रहे हो जहां पर प्रॉस्पेक्ट ही नहीं है फॉरेस्ट का। It is quite apparent that plantations are replacing natural forest within the overall stability of our forest cover, लेकिन अगर हम plantations को natural forest से कवर करें तो इसमें क्या डिफरेंस हमने डिस्कस किया। बेसिकली यहाँ पर जो फॉरेस्ट होता है ये बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है, इसके अलावा कार्बन स्टॉक का काम करता है, जो कि प्लांटेशंस नेग्लिजिबल करता है। The UNFCCC has flagged India's data for assuming that new forest, बेसिकली हमारा डेटा ये था, हम ये अज्यूम कर रहे थे कि जो भी हम यहाँ पर प्लांटेशंस लगा रहे हैं, जो भी हम यहाँ पर न्यू फॉरेस्ट लगा रहे हैं, ये उस कार्बन स्टॉक लेवल तक पहुंच जाएगा जो कि नेचुरल फॉरेस्ट का है 8 सालों में। लेकिन UNFCCC ने इसको यहाँ पर फ्लैग किया था कि ये जो आप कह रहे हो कि ये 8 सालों में पहुंच जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। तो द UNFCCC हैज फ्लैग्ड इंडियाज डेटा फॉर अज्यूमिंग दैट न्यू फॉरेस्ट रीच द कार्बन स्टॉक लेवल ऑफ एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट in 8 years, which led to an overestimation of the carbon sink in the soil organic carbon pool. फिर यहाँ पर रेड प्लस की बात की गई है। रेड प्लस क्या है? रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड डिग्रेडेशन। बेसिकली यहाँ पर फॉरेस्ट ग्रोथ को इंसेंटिवाइज करने के लिए था रेड प्लस। A scheme to put a value to the stored carbon to incentivize developing countries. अर्लियर इन 2015 इंडिया ने प्लेज किया था कि हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे एडिशनल कार्बन सिंक ऑफ 2.5 to 3 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट। तो हमने यहाँ पर प्लेज किया था कि हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे 2.5 to 3 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट थ्रू एडिशनल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर बाई 2030, और ये हमारा INDC का पार्ट था, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है द केस फॉर ओपन वेरीफाइबल फॉरेस्ट डेटा। तो बेसिकली यहाँ पर ये बताया गया है कि डेटा फ्रीली अवेलेबल होना चाहिए और हमारे पास वाइटल पॉलिसी इनपुट होना चाहिए। आप यहाँ पर इनपुट्स की ड्रेसिंग नहीं कर सकते हो। आप ये नहीं दिखा सकते हो कि एक्चुअली आपके पास ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है जब आपके पास नहीं है। सिंस 19.53% इन द अर्ली 1980s, इंडियाज फॉरेस्ट कवर यहाँ पर इंक्रीज हुआ है और 2021 में 21.71% था। एडिंग टू दिस अ नोशनल 2.91% ट्री कवर, टोटल यहाँ पर ग्रीन कवर हो जाता है 24.62%। लेकिन ये सब कुछ पेपर पर है, ये FCI की रिपोर्ट के बेसिस पर है, जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया बाई एनुअल रिपोर्ट निकालता है, उसके बेसिस पर हमारे पास टोटल ग्रीन कवर 24.62% है। फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, वाइल द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी बाइनल स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 1987 में पब्लिश करना स्टार्ट किया था। ये इंडिया के फॉरेस्ट कवर को 1980 से ही मैप कर रहा है। इंडिया काउंट्स ऑल प्लॉट्स ऑफ 1 हेक्टेयर। हमने यहाँ पर डिस्कस किया, बेसिकली कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका अर्बन लैंड यूज़ हो रहा है या तो एग्रीकल्चर यूज़ हो रहा है, जो भी यहाँ पर 1 हेक्टेयर या उससे ज़्यादा के प्लॉट है और 10% ट्री कैनोपी डेंसिटी है, तो इसको यहाँ पर फॉरेस्ट ही कंसिडर किया जाता है, इररिस्पेक्टिव कि इसका लैंड यूज़ कैसा है, इसका ओनरशिप क्या है विद इन फॉरेस्ट कवर। दिस रिगार्ड्स द यूनाइटेड नेशंस बेंचमार्क, जो कि यहाँ पर इंक्लूड नहीं करता है उन एरियाज को जो कि प्रीडोमिनेंटली अंडर एग्रीकल्चर है या तो अर्बन लैंड यूज में है। ऑल लैंड एरियाज विद ट्री कैनोपी डेंसिटी ऑफ 40% एंड अबव, इसको यहाँ पर डेंस फॉरेस्ट कंसीडर किया जाता है। 10 to 40% इसको ओपन फॉरेस्ट कंसीडर किया जाता है। 2003 के बाद हमने एक नई कैटेगरी निकाली जो कि है वेरी डेंस फॉरेस्ट की, जिसमें यहाँ पर कैनोपी डेंसिटी 70% से ज़्यादा है। Since 2001, isolated or small patches of trees not less than 1 hectare and not counted as forest, इसको हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं नोशनल एरिया अंडर ट्री कवर बाई पुटिंग टुगेदर द क्राउन्स ऑफ इंडिविजुअल पैचेस एंड ट्रीज। फिर यहाँ पर ये बताया गया है कि जो NRSA का डेटा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कितना फॉरेस्ट कवर था। फिर यहाँ पर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया को बनाया गया। However, the government was reluctant to accept such a massive loss and after much negotiations, NRSA and the newly established FSI ने reconcile किया कि इंडिया का फॉरेस्ट कवर 1987 में 19.53% था।
नेचुरल वर्सेस मैनमेड, तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया बेसिकली आप प्लांटेशंस को कंपेयर नहीं कर सकते हो नेचुरल फॉरेस्ट के साथ। नेचुरल फॉरेस्ट यहाँ पर डाइवर्स होता है, बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है। फर्स्ट नेचुरल फॉरेस्ट हैव इवॉल्व नेचुरली टू बी डाइवर्स एंड देयरफॉर ये बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है। सिंपली पुट इट हैज़ मेनी डिफरेंट प्लांट्स टू सस्टेन न्यूमरस स्पीशीज़। नेचुरल फॉरेस्ट आर ओल्ड, और जिसकी वजह से ये यहाँ पर कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन का काम करता है। फिर यहाँ पर UNFCCC की बात की गई है और हमारा जो लेवल है ये कैसे गलत है। अब हम चलते हैं आगे। US रशिया हार्डन स्टैंड्स अहेड ऑफ G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग टुडे। तो अभी फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग हो जाने दो, उसके बाद जो भी आउटकम रहेगा उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है मस्ट कंप्लाई विद लॉज। तो बेसिकली जो UK हैं उनके फॉरेन सेक्रेटरी आए थे और जो BBC के ऊपर IT सर्वे हुआ तो उसको लेकर उन्होंने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से कुछ कहा होगा। तो जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर उन्होंने ये कह दिया कि BBC अगर इंडिया में ऑपरेट कर रहा है तो उसको यहाँ पर इंडिया के लॉज के साथ कंप्लाई करना पड़ेगा। ही वॉज फॉर्मली टोल्ड दैट ऑल एंटिटीज़ जो कि इंडिया में ऑपरेट कर रही है इसको यहाँ पर कंप्लाई करना पड़ेगा विद रेलेवेंट लॉज एंड रेगुलेशंस। नेक्स्ट है फॉर फास्टर एक्सट्रेडिशन ऑफ फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स इंडिया अंडरलाइंस मल्टीलेटरल एक्शन। तो बेसिकली यहाँ पर G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग थी जिसमें इंडिया का यही कहना है कि यहाँ पर एक्सट्रेडिशन हो सके फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स का। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स इसका क्या मीनिंग हुआ? फ्यूजिटिव हो गया भवाड़ा, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, और ऑफेंडर्स मतलब अपराधी जैसे कि विजय माल्या, नीरव मोदी। तो इनका इंडिया में एक्सट्रेडिशन हो सके उसके लिए मल्टीलेटरल एक्शन की ज़रूरत है। बाईलेटरल एक्शन हो रहा है लेकिन ज़रूरत है यहाँ पर मल्टीलेटरल एक्शन की। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर UK से बात करें लेकिन ज़रूरी यह है कि मल्टीलेटरल एक्शन भी होना चाहिए। Union Minister of State for Personnel emphasized on multilateral action rather than bilateral coordination for streamlining of the judicial processes, और जिसकी वजह से timely disposal of cases हो सके against fugitive economic offenders. There have been numerous instances जहाँ पर हमने देखा कि extradition में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल विजय माल्या, नीरव मोदी का एक्सट्रेडिशन अभी तक नहीं हो पाया है। तो एक्सट्रेडिशन प्रोसेस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है और इसके लिए यहाँ पर मल्टीलेटरल एक्शन की ज़रूरत है, सारे कंट्रीज़ को कोऑर्डिनेट करने की ज़रूरत है, ये इनका कहना है। ओडिशा टू स्टार्ट बैकवर्ड क्लासेस सर्वे, तो यहाँ पर बैकवर्ड क्लासेस सर्वे कराया जाएगा बाई ओडिशा। नेक्स्ट है हरियाणा कॉप्स लाठी चार्ज सरपंच ड्यूरिंग प्रोटेस्ट अगेंस्ट ई टेंडर पॉलिसी। ई टेंडर पॉलिसी क्या है? तो जो ई टेंडरिंग सिस्टम है इसके तहत जो विलेज हेड्स हैं ये अप्रूव कर सकते हैं डेवलपमेंट वर्क्स अप टू ₹2 लाख एट देयर ओन लेवल, लेकिन अगर 2 लाख से ज़्यादा का प्रोजेक्ट है तो इसके लिए ई टेंडरिंग मैंडेटरी होगी। तो उनका यही कहना बेसिकली यहाँ पर जो पंचायत की पावर्स हैं, जो फाइनेंशियल पावर्स हैं, इसका सेंट्रलाइजेशन किया जा रहा है और इनसे पावर्स को लिया जा रहा है। तो ई टेंडरिंग सिस्टम ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है धनकर फॉर मास मूवमेंट अगेंस्ट हाउस डिस्ट्रप्शंस। तो हाउस डिस्ट्रप्शंस होता है उसके लिए मास मूवमेंट करने के लिए कहा है वाइस प्रेसिडेंट ने। मास मूवमेंट बेसिकली यहाँ पर मास मूवमेंट का मतलब ये है पार्लियामेंट्री डिस्ट्रप्शन, जैसे कि आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो पार्लियामेंटेरियंस हैं ये यहाँ पर शोर गुल्ला करते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं और जिसकी वजह से यहाँ पर पार्लियामेंट्री की प्रोसीडिंग्स नहीं हो पाती हैं। तो मास मूवमेंट अगेंस्ट पार्लियामेंट्री डिस्ट्रप्शंस टू बिल्ड पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट दोज पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स जो कि रकस क्रिएट करते हैं इन द टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी। डॉक्टर अम्बेडकर हैड अ की रोल। अगर हम पार्लियामेंट की बात करें तो पार्लियामेंट में यहाँ पर डिबेट होनी चाहिए, डायलॉग होनी चाहिए, लेकिन डिबेट और डायलॉग नहीं होता हुआ हमें दिख रहा है पार्लियामेंट में। डेलिब्रेशंस नहीं हो रहे हैं पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट में यहाँ पर सिर्फ शोरगुल्ला होता है और किसी बात पर ढंग से डिस्कशन नहीं हो पाता है, और जिसकी वजह से जो वाइस प्रेसिडेंट है उनका ये कहना है कि मास मूवमेंट करने की ज़रूरत है और यहाँ पर जो लोग हैं उनको ये बात समझ में आनी चाहिए कि जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ये कैसे जाकर रकस क्रिएट कर रहे हैं इन द टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी। आगे हम चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया टू स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग डिग्रीज फ्रॉम इंडियन कॉलेजेस। तो यहाँ पर बात की गई है कि जो ऑस्ट्रेलिया है ये रिकॉग्नाइज करेगा जो हायर एजुकेशन डिग्रीज लोग इंडिया में ऑब्टेन करें, इसको यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में भी रिकॉग्नाइज किया जाएगा अंडर अ म्यूचुअल फ्रेमवर्क टू बी साइंड बिटवीन द 2 कंट्रीज ऑन थर्सडे। लेकिन इससे यहाँ पर कुछ डिग्रीज को बाहर रखा जाएगा। फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग, मेडिसिन, लॉ एंड अदर प्रोफेशनल कोर्सेज ये इस एम्बिट से बाहर रहेंगे। बाकी यहाँ पर जो भी डिग्रीज होंगी इसका यहाँ पर म्यूचुअल रिकॉग्निशन होगा। सो इट मीन्स whether you are studying with an Australian university in Australia or here or online or at an Australian university campus in India, ये क्वालिफिकेशंस को यहाँ पर काउंट किया जाएगा और इसको यहाँ पर म्यूचुअली रिकॉग्नाइज किया जाएगा। बाकी ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने ECTA साइन किया था, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है फॉर पंजाब, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली कल हमने डिस्कस किया था कि चीफ मिनिस्टर यहाँ पर कैसे डेरिलेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी कर रहे हैं और यहाँ पर जो गवर्नर है ये भी कैसे डेरिलेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल CM ने गवर्नर से ये कहा कि आप यहाँ पर बजट सेशन को सम्मन करो,
नहीं किया और जो गवर्नर है उन्होंने डिले कर दिया, जबकि गवर्नर यहाँ पर अपने डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग एक्ट नहीं कर सकते थे। गवर्नर को यहाँ पर एक्ट करना होता है ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। चीफ मिनिस्टर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल गवर्नर ने यहाँ पर चीफ मिनिस्टर से इन्फॉर्मेशन मांगी थी अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स, जो कि यहाँ पर चीफ मिनिस्टर ने नहीं दी थी। तो ऑथर का ये कहना है कि आप लोग आपस में इस तरीके से काम मत करो, आप लोग यहाँ पर कोऑर्डिनेशन के साथ काम करो। वैसे भी पंजाब में हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स देख रहे हैं। एक तो यहाँ पर गैंग वॉर शुरू हो चुका है पंजाब में। इसके अलावा यहाँ पर जो एक पर्सन था अमृतपाल सिंह, जो कि यहाँ पर मिलिटेंसी को रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए आप सबको यहाँ पर साथ में आकर काम करने की ज़रूरत है। आपको यहाँ पर कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में काम करने की ज़रूरत है। आपको यहाँ पर कोऑपरेट करके काम करने की ज़रूरत है, ना कि एक दूसरे के अगेंस्ट एक्ट करने की ज़रूरत है। द सुप्रीम कोर्ट्स रिमाइंडर टू बोथ पंजाब चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर to perform their constitutional duties with a sense of decorum and mature statesmanship couldn't have come at a more opportune moment. At the helm of the sensitive border state, the unpleasantries between the two men go back to the last September, जब स्टेट गवर्नमेंट ने ये कहा था कि जो यहाँ पर सेंटर है ये ऑपरेशन लोटस लॉन्च कर रहा है और जो यहाँ पर आपके लेजिस्लेटर्स है इनको पोच करने की कोशिश कर रहा है, इनको यहाँ पर खरीदने की कोशिश कर रहा है। द गवर्नर हैज़ नोटेड विद डिसमे द टोल कि यहाँ पर जो ड्रग मैनेस हो रखा है। अमृतपाल सिंह हु इज़ यूजिंग रिलीजन एज कवर, फॉर एग्जाम्पल ये जो अमृतपाल सिंह के सपोर्टर्स हैं इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को यूज़ किया था शील्ड की तरह। द फैक्ट दैट ही चैलेंज्ड स्टेट पावर एंड गॉट द पुलिस टू कैपिटुलेट टू हिज डिमांड, और इसने अपने एड को यहाँ पर रिलीज़ करा लिया। इट्स अर्जेंट दैट बोथ द चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर पुल टुगेदर, और ये जो यहाँ पर प्रॉब्लम है, ये जो ट्रबल है, इसको बड में ही खत्म कर दिया जाए। दे मस्ट एड्रेस द लॉन्ग लिस्ट ऑफ पेंडिंग इशूज दैट कॉल फॉर द अटेंशन इंस्टेड ऑफ टेकिंग एम एट ईच अदर। तो दोनों को ही अपने रिस्पेक्टिव रोल्स को समझने की ज़रूरत है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक्ट करने की ज़रूरत है, ना कि एक दूसरे का ट्रबल मेकर बनने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है स्टोरी ऑफ रेजिलियंस। तो कल हमने बेसिकली डिस्कस किया था जीडीपी Q3 का डेटा, और यहाँ पर सिर्फ 4.4% की ग्रोथ हुई थी। मैन्युफैक्चरिंग में हमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला था। तो ऑथर ने कहा है कि जितना हमने सोचा था खराब होगा उतना खराब नहीं हुआ है। तो ये डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे का डेटा देखना और आपको बजट का डेटा देखना है। ये डेटा बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। द पास्ट इन द प्रेजेंट, ये हम 2 दिन से डिस्कस करें। बेसिकली एक यहाँ पर पिटीशन गई थी सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने उसको यहाँ पर डिसमिस कर दिया। पिटीशन क्या गई थी, तो बेसिकली यहाँ पर पिटीशन ये थी कि एक यहाँ पर कमीशन बनाई जाए, जो कि कमीशन यहाँ पर रीनेम करे प्लेसेस का। कौन से प्लेसेस का रीनेम, जिनकी यहाँ पर नेमिंग की गई है बारबरिक इन्वेडर्स के नाम पर, उसकी यहाँ पर रीनेमिंग करनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये हम नहीं करेंगे और पिटीशन को यहाँ पर डिसमिस कर दिया गया। बेसिकली ये कहा कि आप यहाँ पर सिलेक्टिव हिस्ट्री को इन्वोक नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ पर सिलेक्टिव हिस्ट्री को इन्वोक करोगे तो इसकी वजह से यहाँ पर कम्युनल टेंशन होंगी, और ऐसा सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल नहीं चाहता है। नेक्स्ट है सिटीज़ दैट विदस्टैंड। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया की बात करें तो बहुत सारा एरिया वल्नरेबल टू अर्थक्वेक है। तो अगर इतना सारा एरिया वल्नरेबल टू अर्थक्वेक है तो हमने क्या एक्शन लिया है। फॉर एग्जांपल हमारे पास बिल्डिंग कोड है, ठीक है बिल्डिंग कोड है, लेकिन आपने जब बिल्डिंग कोड यहाँ पर पब्लिश किया उसके बाद से तो बिल्डिंग बनेगी ना बिल्डिंग कोड के अकॉर्डिंग। उससे पहले क्या, उससे पहले जो बिल्डिंग्स बनी है उनके साथ क्या करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर टर्की में बात करें तो टर्की में अर्थक्वेक आया, इतना ज़्यादा यहाँ पर तबाही हुई, इतने ज़्यादा लोगों की जान गई। तो टर्की के यहाँ पर भी बिल्डिंग कोड था, और यहाँ तक कि बिल्डिंग कोड होने के बाद भी उस बिल्डिंग कोड के अकॉर्डिंग बिल्डिंग्स नहीं बन रही थी, और यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे ये बहुत ज़्यादा करप्शन कर रहे थे। बेसिकली ख़राब बिल्डिंग बना देना जिसकी वजह से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके, ये वहाँ पर किया जा रहा था, और बहुत सारे लोगों की यहाँ पर जान गई। तो ऐसा तो नहीं है कि इंडिया में आपने बिल्डिंग कोड बना दिया और बिल्डिंग कोड के अकॉर्डिंग सब कुछ हो रहा है। जैसे टर्की में हो रहा था, बिल्डिंग कोड था लेकिन बिल्डिंग कोड के साथ कंप्लाई नहीं किया जा रहा था, वैसा इंडिया में भी हो रहा होगा। तो क्या करने की ज़रूरत है, हम कैसे अर्थक्वेक रेजिलिएंट बन सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पर ऑथर ने बताया है। The destruction caused by earthquakes in Turkey should be alarming for us. Over the last 3 weeks, tremors have been felt in Meghalaya and in the region around Joshimath and Chamoli in Uttarakhand. The court filed hearing a petition asked the state government कि आप status report यहाँ पर फाइल करो और क्या action plan है on the structural safety of buildings in Delhi. While the concerns of the court are pertinent and demand urgent attention, लेकिन हम सिर्फ जुडिशरी के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते कि जुडिशरी हमारे सिटीज़ को ज़्यादा प्रिपेयर करेगी फॉर एन अर्थक्वेक। ना ही यहाँ पर हम स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो सकते हैं। नियरली 58% ऑफ द इंडियन लैंडमास ये वल्नरेबल है टू अर्थक्वेक्स, और इसके लिए हमारे पास पॉलिसी रिस्पॉन्स होना चाहिए। करंटली इंडियाज़ पॉलिसी ऑन अर्थक्वेक, तो बेसिकली हमारे पास क्या है, हमारे पास बिल्डिंग कोड है गाइडेड बाय द नेशनल बिल्डिंग कोड्स। दिस इंक्लूड्स स्पेसिफाइंग कि कॉलम्स की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, बीम्स की डायमेंशन क्या होनी चाहिए। पहली बात,
अगर आपको ये लगता है कि बिल्डिंग कोड इंप्लीमेंट करके यहाँ पर अर्थक्वेक रेजिलेंट हम बन जाएंगे तो आप पूरी तरीके से गलत हो। फोर्थ, इट इग्नोर्स द बिल्डिंग्स जो कि 1962 से पहले बनाई गई थी। आपने इस कोड को तो 1962 के बाद पब्लिश किया कि जो बिल्डिंग्स होनी चाहिए वो इस कोड के अकॉर्डिंग बननी चाहिए। सच बिल्डिंग्स फॉर्म अ लार्ज पार्ट ऑफ आवर सिटीज, तो बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं जो कि 1962 से पहले बनी है। सेकेंड, आप बिल्डिंग कोड यहाँ पर ले आए तो आप ये अज्यूम कर रहे हो कि इनफॉलिबिलिटी है, बेसिकली हर कोई इस बिल्डिंग कोड के साथ कंप्लाई करेगा, हर कोई अपनी बिल्डिंग इस बिल्डिंग कोड के अकॉर्डिंग ही बनाएगा, तो आप यहाँ पर गलत हो। Second, it assumes infallibility in the process of enforcement. Third, it treats earthquakes as a problem of individual buildings, बल्कि आपको यहाँ पर सिस्टम को earthquake resilient बनाना है। The truth is that buildings exist in clusters and in the event of a earthquake behave as a system. तो आपको यहाँ पर सिस्टम को earthquake resilient बनाना है। सच अ पॉलिसी, तो हमें एक पॉलिसी लेकर आने की ज़रूरत है। शुड इंक्लूड टू मेजर्स। पहला ये कि आपको यहाँ पर टैक्स बेस्ड इंसेंटिव देने की ज़रूरत है, आपको यहाँ पर राइट्स बेस्ड इंसेंटिव देने की ज़रूरत है कि आपको यहाँ पर सेस्मिक कोड्स के अकॉर्डिंग बिल्डिंग बनानी है। फॉर एग्जांपल अगर ये जोन 1 में है तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पर बिल्डिंग कोड होना चाहिए, और अगर आप इस अकॉर्डिंग बिल्डिंग बना रहे हो तो आपको यहाँ पर टैक्स बेस्ड इंसेंटिव मिलेंगे। तो आपको यहाँ पर कैरेट पॉलिसी यूज़ करने की ज़रूरत है, ना कि स्टिक पॉलिसी की आप यहाँ पर पेनलाइजेशन कर दो। केसेस लाइक दैट ऑफ जापान एंड सैन फ्रांसिस्को आर गुड एग्जाम्पल्स इन दिस रिगार्ड। और यहाँ पर बेसिकली टेक्नोलॉजिकल मेजर्स में हेविली इन्वेस्ट किया गया, तो हमें भी यहाँ पर टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। एन अर्बन लेवल पॉलिसी शुड स्टार्ट विद सर्वेज एंड ऑडिट्स। बेसिकली कहाँ पर अर्थक्वेक वल्नरेबिलिटी है तो उन एरियाज को मैप करने की ज़रूरत है। फर्स्ट, द परसेंटेज ऑफ वल्नरेबल स्ट्रक्चर्स इन द एरिया। इसके अलावा इवैक्यूएशन रूट्स क्या होंगे अगर यहाँ पर अर्थक्वेक आता है। नियरेस्ट ओपन ग्राउंड की जो डिस्टेंस है कितनी ज़्यादा दूर है। अर्बन फैब्रिक कितना है, बेसिकली यहाँ पर डेंसिटी कितनी है पॉपुलेशन की। फोर्थ, लोकेशन ऑफ नियरेस्ट रिलीफ सर्विसेज, और रिलीफ सर्विसेज को पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो ये सब कुछ यहाँ पर कंसिडर करने की ज़रूरत है। जैसे आपने फ्लड जोन मैपिंग की है वैसे ही आपको यहाँ पर अर्थक्वेक मैपिंग करने की ज़रूरत है। फर्स्ट, सम एरियाज सच एज डेंस हिस्टोरिक सिटी सेंटर्स विल स्टिल बी बियॉन्ड रिपेयर। तो या तो इनकी रेट्रोफिटिंग की जाए। अगर आप यहाँ पर रेट्रोफिटिंग करोगे तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर जो पास्ट है उसको डिस्टॉर्ट कर रहे हो। तो द फॉर्मर इज अनरिलायबल एंड द लेटर पॉलिटिकली सुसाइडल एंड डैमेजिंग टू हिस्ट्री। सेकंड, पीपल अक्रॉस टाइम एंड स्पेस, उनको समझ ही नहीं आता जब तक एक्चुअल थ्रेट आ ना जाए। जब तक अर्थक्वेक एक बार आ ना जाए, एक बार तबाही हो ना जाए, तब तक लोगों को लगता ही नहीं है कि अर्थक्वेक जैसी कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट भी करती है। तो सेकंड प्रॉब्लम, अक्रॉस टाइम एंड स्पेस हैव बीन इन डिनाइल ऑफ सच थ्रेट्स एंड देयरफॉर वी लैक पॉलिटिकल विल टू एग्जीक्यूट सच ट्रांसफॉर्मेशंस। क्योंकि यहाँ पर लोगों को ही नहीं लगता है और जिसकी वजह से लोग कभी यहाँ पर अकाउंटेबल ही नहीं ठहराते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स को। Earthquakes have not been such seen as a fatal threat until they are after the 2001 भुज earthquake। गुजरात गवर्नमेंट ने यहाँ पर न्यू टाउन प्लानिंग स्कीम्स को लेकर आया, रोड्स को वाइडन किया गया, रूट्स यहाँ पर क्रिएट किए गए इवैक्यूएशन के लिए। ये सब कुछ हुआ अर्थक्वेक आने के बाद। तो क्या हम एक अर्थक्वेक आने का इंतजार कर रहे हैं? द टर्किश गवर्नमेंट इन डिनाइल ऑफ इट्स ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर्स को अरेस्ट किया जा रहा है कि आपने यहाँ पर कोड के अकॉर्डिंग बिल्डिंग नहीं बनाए, हमने तो यहाँ पर बिल्डिंग कोड निकाला था, तो बिल्डिंग कोड के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर कंप्लाई करके बिल्डिंग बनाने की जरूरत थी। Governments and policymakers ought to know better than act in a piecemeal manner. Programs like the ongoing Urban 20 meetings are an excellent opportunity कि यहाँ पर इंटरनेशनल नॉलेज को शेयर किया जाए ऑन अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस। नेक्स्ट है अ क्वेश्चन ऑफ एम्फेसिस। तो बेसिकली एक आर्टिकल आया था इंडियन एक्सप्रेस में लिव इन रिलेशनशिप्स के ऊपर। तो 3 केसेस हुए थे, एक श्रद्धा वॉकर का हुआ था और आई थिंक एक यहाँ पर है निक्की यादव का और एक और है मेगा तोरवी का। तो ये तीनों ही जो लड़कियां हैं ये लिव इन रिलेशनशिप में थी, ठीक है, और इनको यहाँ पर मार दिया जाता है, इनका यहाँ पर मर्डर हो जाता है। तो ऑथर का बेसिकली ये कहना है कि ये जो आप बार बार हाईलाइट कर रहे हो लिव इन रिलेशनशिप को, तो ये हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं, आपको यहाँ पर मर्डर हाईलाइट करने की ज़रूरत है, आपको उन डिटेल्स को हाईलाइट करने की ज़रूरत है। अगर हम लिव इन रिलेशनशिप को देखें तो इंडिया में वैसे भी इसको वेस्टर्न कॉन्सेप्ट कंसिडर किया जाता है, तो इसको वेस्टर्न कॉन्सेप्ट कंसिडर किया जाता है और आप ऐसे मर्डर केस दिखा दोगे, उसको लिव इन रिलेशनशिप के साथ कनेक्ट करके दिखा दोगे, तो इसका मतलब ये है कि लिव इन रिलेशनशिप के अगेंस्ट पेरेंट्स और ज़्यादा हो जाएंगे और जिसकी वजह से यहाँ पर बच्चे जो हैं ये बताने से डरेंगे, और जब बच्चे यहाँ पर बताने से डरेंगे तो बच्चे और ज़्यादा वल्नरेबल हो जाएंगे। तो ये करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली आपको यहाँ पर वायलेंस को हाईलाइट करने की ज़रूरत है, और वायलेंस ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिव इन रिलेशनशिप में होता है, वायलेंस यहाँ पर मैरिड रिलेशनशिप में भी होता है। Cohabitation without marriage is culturally frowned upon. It is also understood as a Western concept that has seen a recent uptick in the country. Against this backdrop, जो live-in term आप यूज़ करो ये incorrect perception को और ज़्यादा increase कर रहा है। फिर यहाँ पर ऑथर ने वायलेंस की बात की कि वायलेंस तो यहाँ पर पेरेंटल अब्यूज़ भी होता है, मैरिटल रेप भी होता है।
द लिव इन रिलेशनशिप और द अनसेफ पार्टनर इररिस्पेक्टिव ऑफ द लिविंग सिचुएशन। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है ये है अनसेफ पार्टनर की, ना कि लिव इन रिलेशनशिप की, क्योंकि अनसेफ पार्टनर तो यहाँ पर मैरिज में भी होता है, फिर यहाँ पर मैरिज में वायलेंस होता है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है। न्यूज़ आइटम्स जो ऑडियंस की परसेप्शन है इसको यहाँ पर इन्फ्लुएंस करते हैं कि किसी टॉपिक को किस तरीके से लिखा गया। फॉर एग्जांपल आप रेपिटेटिवली एक ही बात हाईलाइट करो कि कपल यहाँ पर लिव इन रिलेशनशिप में था, कपल यहाँ पर लिव इन रिलेशनशिप में था, तो ये करने की जरूरत नहीं। इसकी वजह से पोलराइजेशन होता है, नेगेटिव एटीट्यूड यहाँ पर क्रिएट होता है। और जब यहाँ पर नेगेटिव एटीट्यूड क्रिएट होगा तो जिसकी वजह से पेरेंट्स भी अपनी डॉटर्स को लेकर ज़्यादा प्रोटेक्टिव होंगे, और जिसकी वजह से यहाँ पर जो विमेन की मोबिलिटी है ये कहीं ना कहीं अफेक्ट होगी। मोर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर फैमिलीज टू रीस्टेन देयर चिल्ड्रन, और जिसकी वजह से यहाँ पर जो बच्चे हैं उनको एजेंसी नहीं मिल पाएगी, उनको फ्रीडम नहीं मिल पाएगा, उनको पावर नहीं मिल पाएगी। द पोटेंशियल डैमेज दैट दिस डज टू द विक्टिम असाइड इट्स इम्पैक्ट ऑन द मोबिलिटी ऑफ वुमेन अक्रॉस द कंट्री, तो इसको यहाँ पर कंसिडर करने की ज़रूरत है, ये यहाँ पर ऑथर ने बताया है। एंड अगर ये आपको एनालिसिस अच्छी लगती है देन प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और आप कमेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है रशियन फर्म बिड्स लोएस्ट फॉर मेकिंग 200 वंदे भारत ट्रेन्स इन इंडिया। तो वंदे भारत ट्रेन्स जो है, अगर हम बात करें रशियन फर्म की, तो इसने यहाँ पर 120 करोड़ बिड किया है एक ट्रेन सेट का, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। अगर बाकी बिडर्स देखें तो सेकंड जो बिड थी, लोएस्ट बिड, ये बेसिकली आई थिंक 139 करोड़ की थी। और इसीलिए यहाँ पर जो होगा कोलैबोरेशन ये होगा रशियाज लार्जेस्ट रोलिंग स्टॉक मेकर जो कि है ट्रांसमैश होल्डिंग हैज़ इमर्ज्ड एज द लोएस्ट बिडर फॉर द टेंडर टू मैन्युफैक्चर 200 वंदे भारत ट्रेन सेट्स इन इंडिया। अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट है वाई सरपंचेस आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट ई टेंडर्स इन हरियाणा। तो ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि सरपंचेस यहाँ पर क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं ई टेंडर के रिगार्डिंग। ई टेंडर है क्या? तो हरियाणा गवर्नमेंट क्लेम्स इट इंट्रोड्यूस ई टेंडरिंग फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन विलेजेस। इसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी आएगी, अकाउंटेबिलिटी आएगी, जल्दी से एग्जीक्यूशन हो सकेगा। अंडर द न्यू सिस्टम जो विलेज पंचायत है ये 2 लाख तक के जो प्रोजेक्ट्स हैं ये तो खुद से कर सकता है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा के प्रोजेक्ट्स हैं तो यहाँ पर ई टेंडरिंग होगी। अर्लियर विलेज पंचायत तो थे, इनको यहाँ पर अलाउ किया गया था कि ये 20 लाख तक के प्रोजेक्ट्स खुद से कर सकते हैं। वाई आर सरपंचेस अपोजिंग दिस? तो बेसिकली यहाँ पर सरपंचेस का ये कहना है कि हमारी पावर यहाँ पर ली जा रही है और इसकी वजह से सेंट्रलाइजेशन हो रहा है। तो पंचायत और म्यूनिसपैलिटीज़ को बनाया गया था डिसेंट्रलाइजेशन के लिए कि बेसिकली जो गवर्नेंस है ये ग्रास रूट लेवल तक पहुँच सके, लेकिन यहाँ पर तो सेंट्रलाइजेशन हो रहा है, ऐसा इनका कहना है। तो पॉलिटिशियंस एट हायर लेवल्स आर आइंग द बजट ऑफ ऑल विलेज पंचायत। नेक्स्ट है ओरिजिन्स ऑफ द कोरोना वायरस। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिकली यहाँ पर यूएसए का ये कहना है कि ये जो कोरोना वायरस है ये चाइना से ओरिजिनेट हुआ था और चाइना के लैब में इसको बनाया गया था। The debate over the origins of SARS-CoV-2 has been reignited with revelations that the United States Department of Energy has changed its opinion and now believes कि वायरस जो है जिसकी वजह से कोविड-19 पैंडेमिक हुआ ये लीक हो गया था फ्रॉम अ लेबोरेटरी इन वुहान चाइना। कुछ तो ऐसा भी कह रहे थे बेसिकली ये बायो वेपन है जो कि चाइना ने बनाया, लेकिन इस थ्योरी को कोई नहीं मान रहा है कि ये बायो वेपन है जो कि चाइना ने डेलिबरेटली रिलीज़ किया। नेक्स्ट है द फॉरेन फंडिंग लॉ हुज प्रोविजन CPR एलिजिबली वायलेटेड। तो यहाँ पर FCRA की बात की गई है। FCRA बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। तो FCRA को लाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? जब इमरजेंसी थी 1976 में, तो उस समय यहाँ पर सरकार को ये लगता था कि यहाँ पर जो फॉरेन पावर्स हैं ये इंडिया में मनी पंप कर रहे हैं और इंडिया में मनी पंप करके ये इंडिया के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर कर रहे हैं, और जिसकी वजह से ये जो मनी पंप हो रहा है इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, और उसके लिए लेकर आया जाता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। नाम से ही समझ आ रहा है कि जो यहाँ पर फॉरेन से कंट्रीब्यूशन आ रहा है उसको रेगुलेट किया जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि ये इंडिया की सॉवरेनिटी को अंडरमाइन करे इंडिया के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करके। और उसके बाद 2010 में इसको अमेंड किया जाता है, 2020 में इसको अमेंड किया जाता है, और जब 2020 में इसको अमेंड किया जाता है तो जो गवर्नमेंट का रेगुलेशन ही और ज़्यादा इंक्रीज कर दिया जाता है। तो FCRA वाज इनैक्टेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी इन 1976 अमिट एप्रीहेंशंस कि फॉरेन पावर्स इंडिया के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं मनी को पंप करके कंट्री में थ्रू इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस। लॉ सॉट टू रेगुलेट फॉरेन डोनेशंस टू इंडिविजुअल्स एंड एसोसिएशंस सो दैट यहाँ पर ये फंक्शन कर सके इन अ मैनर जो कि कंसिस्टेंट है विद द वैल्यूज ऑफ अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। 2010 में FCRA को अमेंड किया जाता है, और FCRA को अमेंड करके ये कहा जाता है कि जो भी यहाँ पर फंड्स यूज़ किए जाएंगे ये प्रोहिबिट किया जाएगा और आप इसको यूज़ नहीं कर सकते फॉर एनी एक्टिविटीज़ जो कि डेट्रीमेंटल होगी टू नेशनल इंटरेस्ट। तो कंसोलिडेट द लॉ ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन फंड्स एंड टू प्रोहिबिट देयर यूज़ फॉर एनी एक्टिविटीज़ जो कि डेट्रीमेंटल होगी, जो कि हानिकारक होगी नेशनल इंटरेस्ट के लिए। लॉ को वापस से 2020 में अमेंड किया जाता है और गवर्नमेंट को और ज़्यादा टाइटर कंट्रोल मिल जाता है।
ब्रॉडली FCRA रिक्वायर्स एवरी पर्सन और NGO जो कि फॉरेन डोनेशंस को रिसीव करना चाहता है तो सबसे पहले तो उसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। उसका जो बैंक अकाउंट होना चाहिए ये SBI इंडिया की ही ब्रांच में होना चाहिए, तो SBI दिल्ली इसी ब्रांच में होना चाहिए। तो टू ओपन अ बैंक अकाउंट फॉर द रिसीट ऑफ द फॉरेन फंड्स, तो जो भी यहाँ पर फॉरेन फंड्स रिसीव करेगी ये NGO, तो ये जो रिसीव करेगी ये सिर्फ SBI दिल्ली की ही ब्रांच में कर सकती है, और जिस पर्पस के लिए फंड लिया है उसी पर्पस के लिए उस फंड को यूटिलाइज किया जाएगा, उस फंड को किसी दूसरे NGO को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। तो दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फाइल एनुअल रिटर्न्स एंड दे मस्ट नॉट ट्रांसफर द फंड्स टू अनदर NGO। FCRA रजिस्ट्रेशन कैसे ग्रांट किया जाता है, तो NGOs जो कि यहाँ पर फॉरेन फंड्स को रिसीव करना चाहते हैं इनको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। FCRA रजिस्ट्रेशन यहाँ पर ग्रांट किया जाता है इंडिविजुअल्स को, एसोसिएशंस को, जिनकी यहाँ पर डेफिनेट कल्चरल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, रिलीजियस और सोशल प्रोग्राम्स होते हैं। फॉलोइंग द एप्लीकेशंस बाय द NGOs, MHA यहाँ पर इंक्वायरी करता है इंटेलिजेंस ब्यूरो के थ्रू कि ये जो एप्लीकेंट है इसके क्या एंटीसीडेंट्स हैं, और उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन को प्रोसेस किया जाता है। MHA एप्लीकेशन को 90 दिनों के अंदर अप्रूव करता है या तो रिजेक्ट करता है। अगर एप्लीकेशन को नहीं प्रोसेस किया जाता है गिवन टाइम में तो MHA यहाँ पर NGO को इन्फॉर्म कर देता है कि क्या रीजंस है और क्यों यहाँ पर एप्लीकेशन को नहीं प्रोसेस किया गया। नेक्स्ट है कांट कंपेयर एप्पल्स टू ऑरेंजेस। तो कल हमने बेसिकली Q3 GDP डेटा के बारे में देख लिया कि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग में कॉन्ट्रैक्शन हुआ है और ग्रोथ यहाँ पर कितनी हुई है, और बाकी यहाँ पर 7% ग्रोथ का एस्टिमेट था, तो क्या 7% हम अचीव कर पाएंगे, ये सब यहाँ पर क्वेश्चन है। तो दिस मीन्स इंडियाज GDP इज एस्टिमेटेड टू ग्रो एट 5.1% इन Q4, सिग्निफिकेंटली हायर देन 4.2%, क्योंकि अगर 5.1% से ग्रो होती है Q4 में तभी हम यहाँ पर 7% ग्रोथ एस्टिमेट को अचीव कर पाएंगे। बट द NSO retained the overall growth estimate for the full year 2022-23 at 7%. नेक्स्ट है चाइना लैब लीक लाइकली कॉस्ट COVID-19, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। बोला तिनुबू डिक्लेयर्ड विनर ऑफ नाइजीरियाज प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, और यहाँ पर एक लोकेशन है अबूजा जो कि नाइजीरिया की कैपिटल है। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। फ्रंट रनिंग, ये टर्म इंपॉर्टेंट है, फ्रंट रनिंग। तो बेसिकली जो हम इकोनॉमी के टर्म्स डिस्कस करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कुछ टाइम पहले हमने सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स डिस्कस किया था, उससे पहले शॉर्ट सेलिंग डिस्कस की थी, उससे पहले हवाला ट्रांजैक्शंस डिस्कस किया था। तो ये सारे टर्म्स सबको पता होने चाहिए। फ्रंट रनिंग क्या होता है, एग्जाम्पल लेते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक ब्रोकर है और उस ब्रोकर से किसी म्यूचुअल फंड ने ये कहा कि आप पर्टिकुलर कंपनी के 1 लाख शेयर्स खरीदो। उस ब्रोकर को पता है कि इस पर्टिकुलर कंपनी के 1 लाख शेयर्स खरीदे जाएंगे। ये अभी नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन, ये बात पब्लिक को नहीं पता है कि ये म्यूचुअल फंड यहाँ पर 1 लाख शेयर्स खरीद रहा है इस पर्टिकुलर कंपनी के, लेकिन उस ब्रोकर को पता है। तो वो ब्रोकर क्या कर सकता है, वो ब्रोकर सबसे पहले अपने लिए खुद के लिए शेयर्स खरीद सकता है कि उसने खुद के लिए 300-400 शेयर्स खरीद लिए, क्योंकि उसको पता है कि जब वो 1 लाख शेयर्स का ऑर्डर प्लेस करेगा तो जो शेयर का प्राइस है ये ऊपर जाएगा। तो बेसिकली उसने नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन का यूज़ किया है खुद के बेनिफिट के लिए, तो इसको ही कहा जाता है फ्रंट रनिंग। तो फ्रंट रनिंग रेफर्स टू बाइंग और सेलिंग सिक्योरिटीज अहेड ऑफ अ लार्ज ऑर्डर। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर म्यूचुअल फंड ने लार्ज ऑर्डर किया था, 1 लाख के शेयर्स का ऑर्डर किया था। तो फ्रंट रनिंग में क्या किया उसने सिक्योरिटीज को बाय कर लिया सो एज टू बेनिफिट फ्रॉम द सब्सिक्वेंट प्राइस मूव। तो जैसे ही जब वो 1 लाख शेयर्स को खरीदेगा तो अपने आप ही यहाँ पर शेयर का प्राइस मूवमेंट होगा, शेयर के प्राइस यहाँ पर ऊपर जाएंगे। अंडर दिस इलीगल ट्रेडिंग प्रैक्टिस अ ब्रोकर्स और एनालिस्ट नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन का यूज़ करते हैं। तो म्यूचुअल फंड ने उससे यहाँ पर 1 लाख शेयर्स खरीदने के लिए कहा, ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक में तो थी नहीं, ये इन्फॉर्मेशन तो सिर्फ उस ब्रोकर को पता थी। तो अब ब्रोकर्स और analyst use of non-public information to acquire securities और enter into options और futures contracts for his or her own benefit। तो सिर्फ उसने अपने फायदे के लिए पहले से शेयर्स खरीद लिए ऐसी इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके जो कि नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, जो कि जनरल पब्लिक को नहीं पता है। नोइंग दैट व्हेन द इन्फॉर्मेशन बिकम्स पब्लिक, जो प्राइस है सिक्योरिटी की ये यहाँ पर चेंज होंगे इन अ प्रेडिक्टेबल मैनर। तो बस फ्रंट रनिंग आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट क्रेडिट फॉल्स। अब एक्सपोर्ट क्रेडिट क्यों फॉल हो रहा होगा, इसका रीजन आपको पता है, ग्लोबल डिमांड यहाँ पर डिक्लाइन कर रही है। फॉर एग्जांपल US UK जैसी इकोनॉमीज में यहाँ पर रिसेशन आ सकता है, लेकिन अब ये कहा गया है कि रिसेशन नहीं आएगा, सॉफ्ट लैंडिंग होगी। लेकिन अगर सॉफ्ट लैंडिंग हो रही है उसके बाद भी तो यहाँ पर ग्रोथ डिक्लाइन हो रही है। तो अगर ग्रोथ ही नहीं हो रही है, लोग वहाँ के डिमांड ही नहीं कर रहे हैं, तो हम एक्सपोर्ट किसको करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर जो इंडियन प्रोडक्ट्स की डिमांड है ये यहाँ पर कम हो रही है। और जब इंडियन प्रोडक्ट्स की डिमांड ही नहीं हो रही, जब यहाँ पर एक्सपोर्ट ही नहीं होगा तो एक्सपोर्ट क्रेडिट तो फॉल होगा ही होगा। नेक्स्ट है PMI के बारे में बताया गया। तो PMI अगर 50 से ज़्यादा, इसका मतलब है कि एक्सपेंशन हुआ है, 50 से कम है तो उसका मतलब है कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। तो आज की न्यूज़पेपर में इतना ही था। अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस का हाईलाइटेड पोर्शन चाहिए प्लस स्टैटिक पार्ट रिलेटेड टू एवरी टॉपिक, तो आप इसको बाय कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करने की ज़रूरत है, तो ये आपको कॉस्ट करेगा 100 रुपीज़ पर मंथ। आप
मार्च मंथ के लिए बाय कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको अपने टेलीग्राम अकाउंट का एक यूज़र नेम बनाना है, देन यू हैव टू चेंज योर प्राइवेसी सेटिंग्स। फॉर दैट आपको सेटिंग्स में जाना है, देन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, देन ग्रुप्स एंड चैनल्स, हु कैन एड मी टू द ग्रुप चैट्स, वहाँ पर आपको एवरीबडी चूज करना है। यू कैन पे वाया UPI टू द मेंशन UPI ID एंड देन यू हैव टू सेंड पेमेंट प्रूफ अलॉन्ग विद द टेलीग्राम यूजर ID टू द मेंशन ईमेल ID। सेकेंड प्रोग्राम है रिवीजन सीरीज, जिसमें लास्ट 1.5 ईयर्स के करंट अफेयर्स कवर किए जा रहे हैं फॉर दिस अपकमिंग प्रीलिम्स। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो इस पर्टिकुलर मेल ID पर मेल करके। तो यहाँ पर हमने फ्रंट रनिंग के बारे में डिस्कस किया। फ्रंट रनिंग क्या होता है, तो बेसिकली यहाँ पर जो नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन होती है उसका यूज़ करके सिक्योरिटीज को बाय या सेल करना प्रॉफिट के लिए। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट क्रेडिट फॉल्स। तो एक्सपोर्ट क्रेडिट यहाँ पर क्यों फॉल हुआ उसका रीज़न हमने डिस्कस किया। यहाँ पर हमने अबूजा के बारे में डिस्कस किया, अबूजा नाइजीरिया की कैपिटल है। देन हमने यहाँ पर FCRA के बारे में डिस्कस किया कि FCRA का 2020 में अमेंडमेंट हुआ था, क्या यहाँ पर अमेंडमेंट हुआ था। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यहाँ पर रिसीव करने फॉरेन फंड्स तो आप यहाँ पर SBI दिल्ली की ब्रांच में ही कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि जो भी यहाँ पर NGOs है उनको अपना अकाउंट खुलवाना पड़ेगा SBI दिल्ली की ही ब्रांच में। नेक्स्ट हमने ये डिस्कस किया कि ई टेंडर्स इन हरियाणा और सरपंचेस यहाँ पर क्यों प्रोटेस्ट करें। इनका बेसिकली ये कहना है कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो रहा है। वंदे भारत ट्रेन के लिए यहाँ पर लोएस्ट बिडिंग की है रशिया की कंपनी ने। सिटीज़ दैट विद स्टैंड, तो यहाँ पर पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल इवैक्यूएशन रूट कैसा होगा, रोड्स को वाइडन करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हमने यहाँ पर डिस्कस किया है ऑस्ट्रेलिया टू स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग डिग्रीज फ्रॉम इंडियन कॉलेजेस, और ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने ECTA साइन किया था। ई टेंडर पॉलिसी क्या है, एक्स्ट्राडिशन को लेकर यहाँ पर मल्टीलेटरल एक्शन की ज़रूरत है। प्रत्यर्पण, एक्स्ट्राडिशन का मतलब होता है प्रत्यर्पण। नेक्स्ट है US रशिया हार्ड स्टैंड्स अहेड ऑफ G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग टुडे। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। और बाकी यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन की गई है बाई द ICIJ, इस इन्वेस्टिगेशन के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। और ग्रीन प्रीमियम क्या होता है, तो फॉर एग्जांपल आप कोई ऐसा प्रोडक्ट ले रहे हो जिसमें कि कार्बन एमिशंस नहीं हुए, तो वो प्रोडक्ट यहाँ पर जो महंगा है, तो बेसिकली जो कॉस्ट उसकी ज़्यादा है, इसको ही ग्रीन प्रीमियम कहते हैं। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो। इफ़ यू लाइक्ड द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।